Hello friends, my name is Ashish Kapoor and today I will discuss with you about principles of management which was given by Henry Ford. So before starting, if you can't subscribe my channel then click on bell icon yet you get all notifications about my latest videos. So let's start from an introduction. कहते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुली चल सकती है, तभी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है जब उनके पास टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे। ये टैलेंटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स हमारी मैनेजमेंट होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा राइट ट्रैक पर लेकर जाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारा मीनिंग में हम पहले बताएंगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर हैं वो हमारे हेनरी फॉयल हैं। वो क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती हैं जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती हैं। ये एक स्टेटमेंट होती है फंडामेंटल ट्रुथ की जो कि हेनरी फॉयल द्वारा ड्राइव्ड की गई हैं फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड अंडर डिफरेंट सिचुएशन। उसके बाद हम डेफिनेशन बताएंगे क्योंकि प्रिंसिपल्स के फादर हेनरी फॉयल हैं तो आप डेफिनेशन में उनका नाम भी लिख सकते हो कि क्या कहते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किस चीज़ का, डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग इन्वायरमेंट। क्यों? ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो एक ग्रुप में काम करें ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली अचीव कर सके। इसके बाद आप एनालिसिस दोगे 3 से 4 लाइनों का जो भी आपको मीनिंग और डेफिनेशन से ऊपर क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मेन टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 14 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हेनरी फॉयल ने सुजेस्ट किए हैं। मैं आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। ये डायग्राम हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो ये डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके पास लेंथ कम होती है 4.5 पेजेस की। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए 6 पेजेस के ये फ्लो चार्ट बनाएंगे 1 पेज पर। इसमें पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो काम है हम वर्कर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उनमें स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज किया जा सके। अब ये काम हम कैसे उनमें डिवाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड नॉलेज। जो भी वर्कर के पास नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, उसके अकॉर्डिंग हम जो टास्क है वो डिवाइड कर देंगे वर्कर्स के बीच में ताकि उनमें स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद ये डायग्राम बनाना है आपने, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि जो काम है उसको वर्कर्स को काम दे दिया, वर्कर्स आगे उन्होंने अपना काम सब डिवाइड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कहते हैं अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी सुपीरियर के पास होती है सबॉर्डिनेट से अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक ऑब्लिगेशन होती है काम को पूरा करने के लिए ताकि जो हमारे गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सके। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। ये ना हो कि हम अथॉरिटी कम दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ज़्यादा डाल रहे हैं वर्कर्स पर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम आप बनाकर आएंगे। अब इस डायग्राम में क्या कह रहे हैं कि अथॉरिटी कम होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे हमारी मैनेजमेंट अफेक्ट होएगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या आता है? डिसिप्लिन में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। आप एग्जांपल ले लो, आप स्टूडेंट हो तो आपको भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं स्कूल में या कॉलेज में। वो क्या है? डिसिप्लिन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ये डिसिप्लिन, ये रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मैंने एक हाईलाइट लिखा है, या हाईलाइट अगर आपकी इच्छा अगर लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी मत लिखो। अगर आप लिख दोगे तो आपका ही जो एग्जामिनर पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। कहते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस होती है जब डिसिप्लिन पर, ये सक्सेस को इंश्योर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट यूनिटी ऑफ कमांड। अब इस प्रिंसिपल में क्या होता है? इस प्रिंसिपल में जो सबॉर्डिनेट है
वो सिर्फ एक ही सुपीरियर, आप बॉस कह सकते हो, एक ही बॉस से अपने ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेंगे और उसी बॉस को वह रिस्पॉन्स देंगे। इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि वो कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकें। आप ये डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है कि दो बॉस वर्कर्स को कमांड दे रहे हैं, तो वर्कर कंफ्यूज होंगे कि किसका काम करें किसका काम ना करें। तो ऐसी ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे पास एक ही सुपीरियर, एक बॉस होना चाहिए जो वो एक ही कमांड दे और वर्कर उसी को फॉलो कर कर जो अपने काम है वो पूरे करें, ताकि हमारी मैनेजमेंट आगे बढ़ती जाए, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे मेंबर्स हैं हम उनके एफर्ट्स को एक दिशा देते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब फॉयल इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और वर्कर उसी को ही फॉलो करें। ठीक है। सपोज कीजिए अगर आपके पास दो डिपार्टमेंट हैं, सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हैं और सेल्स डिपार्टमेंट में आपको कुछ नहीं पता, आपने आज तक सेल्स डिपार्टमेंट की कोई जानकारी नहीं ली। तो आपको कोई कह दे कि जाओ भी आपको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सेल्स डिपार्टमेंट में, तो आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, तो आप वो कर पाओगे नहीं, क्योंकि आप शुरू से किस में हो? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आपका एक हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए और वर्कर उसी को ही फॉलो करें। इस प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना और उनमें एकाग्रता लेकर आना, यूनिफॉर्मिटी लेकर आना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। अब इस पॉइंट में क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हमें अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्यों? आप एग्जाम्पल लो, आपका इंडिविजुअल एफर्ट क्या है कि आपको प्रमोशन चाहिए। अब प्रमोशन कैसे मिलेगा? जब आप अच्छा काम करोगे। जब आप काम ही नहीं करोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट क्यों करेगी आगे अगले लेवल पर? ठीक है। आपको पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी आपको प्रमोट करे। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लोगे तब आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास फेयर रेम्यूनरेशन फॉर एम्प्लॉय। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमें एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें अच्छी सैलरी देनी चाहिए। ये नहीं कि वो अच्छा काम कर भी रहे हैं, सब काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी सैलरी नहीं बढ़े, तो इससे क्या होगा? वो काम करने के लिए इनिशिएट नहीं होंगे, वो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देंगे। ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है, देखिए। जॉब और सैलरी इक्वल होनी चाहिए, जितना आप काम करवा रहे हो उतनी सैलरी वर्कर्स को देनी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ये ना हो कि आप काम कम करवा रहे हो, सैलरी ज़्यादा दे रहे हो, तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है, आपके बिजनेस को नुकसान है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप जॉब ज़्यादा, काम ज़्यादा करवा रहे हो, सैलरी कम दे रहे हो, तो इससे वर्कर्स जो है नाराज़ होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। तो जॉब और सैलरी इक्वल होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें वर्कर्स को उतनी ही सैलरी देनी चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप तक मेरी अगली वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक हाथ में है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अथॉरिटी इन मैनी हैंड्स, अथॉरिटी कई हाथों में है। ठीक है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एक बॉस से कमांड्स मिल रही हैं, आप उससे कोई रिस्पॉन्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है।
जबकि यहाँ पर आपके 2 बॉस हैं, वो आपको अलग अलग कमांड्स दे रहे हैं। आप क्या करोगे, आप किसकी कमांड एक्सेप्ट करोगे, किसकी नहीं करोगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका सेम प्रीवियस पॉइंट जैसा ही हो गया है। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन जो है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है। ठीक है, ये यूनिटी ऑफ कमांड को इंश्योर करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ स्केलर चेन ऑल्सो इंश्योर अ प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। स्केलर चेन कम्युनिकेशन को भी इंश्योर करता है ताकि कम्युनिकेशन अच्छी होती रही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ये दोनों कम्युनिकेशंस होती हैं, इसमें अपवर्ड भी होती हैं और डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस भी होती हैं। इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल से आपको क्या आती है? इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं। लोअर लेवल से ऊपर क्या जाते हैं? सजेशंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स जाती हैं, जो आपने काम किया है वो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमें एमरजेंसी के केस में, हम एमरजेंसी के केस में ये लाइन को तोड़ भी सकते हैं, इस चेन को तोड़ सकते हैं और किसी से भी जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जब हम वो चेन तोड़ेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वो क्या कहलाएगी? गैंग प्लैंक। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाकर आएंगे, ये आपको 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, और जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको ये 2 और 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑर्डर। अगला प्रिंसिपल क्या है? ऑर्डर। अब इसमें 2 तरह के ऑर्डर इन्वॉल्व होते हैं, मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। अब मटेरियल ऑर्डर में क्या होगा? मटेरियल ऑर्डर में कई तरह की चीज़ें होंगी, जैसे हमारी मशीनरी हो गई, हमारे इक्विपमेंट्स हो गए। तो इसमें क्या है कि उस सभी चीज़ों को एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, उन चीज़ों को रखने की। जबकि सोशल ऑर्डर में क्या है, इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं कि हर एक राइट जॉब के लिए राइट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, राइट जॉब फॉर एवरी मैन एंड एवरी मैन एट एवरी जॉब। ठीक है, ये इसमें ऑर्डर में हमने यही बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी। तो इस प्रिंसिपल में क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम कर रहे हैं, हमें उनको सिमिलर ट्रीट करना चाहिए। ये ना हो कि हम किसी वर्कर के साथ गंदा बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं उनकी कास्ट रिलीजन को देखकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक हाईलाइट है, आपको इससे ज़्यादा क्लियर होएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एज, रिलीजन, रीजन, कलर, सेक्स, कास्ट। ठीक है, हमें उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनकी एज को लेकर, रिलीजन को लेकर, धर्म जाति को लेकर हमें उनके साथ भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल के लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सोनल। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बार बार रिमूव नहीं करना चाहिए बिना किसी वजह से, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्प्लॉय आता है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है जी, हमें उस एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ये ना हो कि वो एक हफ्ता हमने देख लिया वो काम अच्छे से नहीं कर रहा तो उसको हटा दो, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर आप बार बार वर्कर्स हटाते रहोगे या नए वर्कर्स लाते रहोगे तो इससे तो बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, पहली आपका लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनिशिएटिव। इसमें हमने क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कहते किसी भी मैनेजमेंट के सक्सेसफुल के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएट करवाना चाहिए। कैसे? उनके न्यू आइडियाज़ हमें अडॉप्ट करने चाहिए, उनके हमें सजेशंस लेने चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं किसी और कन्वीनियंट तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे। अब मोटिवेट कैसे होंगे? अगर वो अच्छा काम करेंगे
तो हमें उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, ठीक है। इससे वो इनिशिएट होंगे खुद काम करने के लिए। तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्पिरिट द कोर्प्स। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मेंबर्स हैं हमें उनको टीम वर्क में काम करने के लिए मनाना चाहिए, मतलब उनको अंदर ये भावना जगानी चाहिए ताकि वो टीम वर्क करें, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए। इसमें हमें उनके इसमें क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अचीव करना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस, ठीक है। इसमें हर एक इंडिविजुअल को अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर कर अपने बेस्ट एफर्ट्स लाने चाहिए अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन आप 5 to 6 लाइंस का देंगे, जो भी आपको अबव प्रिंसिपल्स से क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद आज हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन बाय हेनरी फॉयल, ये 14 प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फेयर रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, पर्सोनल इनिशिएटिव, स्पिरिट द कोर्प्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।